तब नौकरी बउआ कहता हाँ कितना लेम, तो 10 लाख लेम। समझ रहे हैं ना। तो दहेज लेने में जो है ना, मैं निरंजन कुमार, रौनक कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास के 12वीं कक्षा के इतिहास के दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। इस चैप्टर से संबंधित जितना भी 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इसको ध्यान से सुन ले तो आप अपने भाषा में इसको बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन हम लिखे हैं 8 क्वेश्चन, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और अनेक बार एग्जाम में पूछा गया, अनेकों बार पूछा गया है। ठीक है ना, परीक्षा में अनेकों बार पूछी जाती है और पूछी गई है। इसको सुनिए ध्यान से, अपनी भाषा में चर्चा करेंगे, एकदम अलग ग्रामीण स्तरीय भाषा में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें। मौर्यकालीन इतिहास, देखिए मौर्यकालीन इतिहास का स्रोत अगर लेना है ना, तो इससे मिलता है, आप सुनिएगा किसका, मेगास्थनीज का नाम। तो मेगास्थनीज जो था ना, वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, तो इंडिया आया था और यहाँ पे लिखा था एक इंडिका नामक पुस्तक। तो इंडिका नामक पुस्तक में पूरा उल्लेख कहाँ मिलता है, पूरा उल्लेख मिलता है किससे संबंधित, तो मौर्य काल से संबंधित उल्लेख उसमें मिलता है। और इसके मौर्य काल में जो भी घटित घटनाओं था उसी पर लिखा। दूसरी जानकारी हमको मिलता है चाणक्य की एक पुस्तक था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। कौटिल्य जानते हैं, चाणक्य था, इसका गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो उन्हीं के किताब जो था अर्थशास्त्र, उसमें क्या होता है, मौर्यकालीन इतिहास मिलता है। तो 2 बातें आप लिख सकते हैं कि एक इंडिका से मिलती है, इंडिया का लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है, तो इंडिका से मिलती है, और दूसरा चाणक्य लिखित अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी हम लोगों को मिलती है। ठीक है, तो इतना लिख सकते हैं, इंडिका और अर्थशास्त्र से मिलती है। एक्चुअली अर्थशास्त्र उसका नाम है, उसमें पॉलिटी लिखा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन बताते हैं कि अशोक के धर्म के बारे में बताइए। देखिए अशोक शुरू में शैव धर्म मानता था। अशोक मगध साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा कहिए या मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा कहिए, अशोक शुरू में शैव मानता था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया, शैव को छोड़ के बौद्ध अपना लिया, और बौद्ध अपनाने के बाद धम्म की शुरुआत की। बौद्ध अपनाने के बाद क्या किया, धम्म की शुरुआत किया। और धम्म शुरुआत के बाद क्या किया, अपने क्षेत्रों में घूम के, अपने राज्यों में घूम के धम्म महापात्रों की नियुक्ति की और धम्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है महाजनपद से आप क्या समझते हैं। महाजनपद, देखिए बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से यह जानकारी मिलती है कि महाजनपदों की संख्या 16 थी। ठीक है, महाजनपदों की संख्या 16 थी, जिसमें मगध था, कंधार था, वल्ली थी, अंग था, ऐसे बहुत सारा 16 गो लगभग थी। ठीक है ना, 16 गो थी। इसमें सबसे बड़ा कोई था ना, तो मगध था। ठीक है ना, मगध था। इसके अलावा जो गंधार था वो पाकिस्तान क्षेत्र में था, और गंधार की राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला थी। मगध की राजधानी की बात करें तो मगध की राजधानी थी कहाँ, राजगृह या ग्रीवरज। आधुनिक नाम उसका क्या हो गया, राजगीर हो गया है। ठीक है, तो मगध तो इसमें अगर आपसे पूछे तो ये हो जाएगा मगध। महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 16 थी, और इसमें मगध का उल्लेख थोड़ा बहुत कर सकते हैं। कंधार कर लो, है ना, अंग था, तो मुख्य है उसको उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के बारे में आप क्या जानते हैं। समुद्रगुप्त को जानते हैं। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक शासक था, है ना। वह बहुत ही, इसका जो तुलना है ना नेपोलियन से किया, इसको बोलते थे भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे विजय अभियानों को चलाया था और बहुत सारे क्षेत्रों को जीता था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, अपना जो फोटो था सिक्का पे बीणा बजाते हुए जारी किया था, यानी बीणा बजाने में निपुण था। ठीक है, तो इस सब बात आप लिख सकते हैं। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, बीणा बजाते हुए सिक्का जारी किया था। ठीक है ना, एक प्रतापी शासक भी था गुप्त वंश के।
अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज के बारे में लिखे। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज जो था ना वो सेल्कस निकेटर का राजदूत था, यूनान से आया था। कहाँ से आया था? यूनान से आया था। सेल्कस निकेटर का राजदूत था और इंडिया जो था ना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। और यहाँ आके उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है एंडिका। एंडिका में मौर्यकालीन उल्लेख करता है, मौर्य काल से संबंधित बहुत सारे बातों को लिखता है। तो इतना आप लिख सकते हैं। और विस्तार से अगर बात करें इसमें थोड़ा सा और, तो एक्चुअली जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना और सेल्कस निकेटर के बीच एक युद्ध हुआ, ठीक है ना। उसके बाद सेल्कस निकेटर इसको राजदूत बना के किसको, मेगास्थनीज को भारत भेजे थे, ठीक है। तो इतना आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि चंद्रगुप्त के उपलब्धियों का संक्षिप्त में विवरण दे। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना मौर्य वंश के संस्थापक थे और इनके गुरु थे चाणक्य या कौटिल्य कह सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद या धनानंद, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराया और मौर्य वंश की स्थापना की। किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। इसके साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सेल्कस निकेटर था, यूनान का शासक था, उसके साथ एक युद्ध हुआ। लेकिन युद्ध से पहले एक संधि हुई कि अगर तुम हरा देते हो सेल्कस निकेटर को तो उसकी बेटी से विवाह, उसकी बेटी का नाम था कर्नेलिया, उसके बेटी से विवाह होगा और 4 प्रांत, ठीक है ना, 4 प्रांत मिलेगा आपको, जिसमें काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। काबुल, कंधार, मकरान और हेरात मिलेगा। इसमें क्या होगा कि इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करता है, सेल्कस निकेटर को हरा देता है और उसकी बेटी कर्नेलिया से विवाह कर लेता है और 4 प्रांत काबुल, कंधार, मकरान और हेरात दहेज में ले लेता है। सुने हैं ना, बिहारी दहेज लेने में बहुत तेज होते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज ही, अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य दहेज लिए 4 प्रांत। अभी 2 देश बसल है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, दहेज की जमीन पर, समझ रहे हैं ना। तो यही चीज है, तो बसल है, दहेज लेने में बिहारी शुरू से ही तेज है, तो इसलिए अभी भी दहेज लेने में पीछा नहीं हटता है। सुन नौकरी बउआ कहता हाँ कितना लेम, तो 10 लाख लेम, समझ रहे हैं ना। तो दहेज लेने में जो है ना बहुत आगे है बिहार शुरू से ही, क्योंकि हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए थे, 4 प्रांत ले लिए थे, बेटी से बियाह किए थे और 4 प्रांत दहेज में लिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। कनिष्क कुषाण शासक था, कुशल कुषाण शासक था। वह 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और उसी समय शक संवत की शुरुआत किया। 78 ईस्वी में गद्दी पे बैठा और उसी समय क्या किया, शक संवत की शुरुआत किया, ठीक है ना। इसके समय एक बौद्ध संगीति हुआ था, चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, ठीक है ना। कनिष्क जो था ना महायान संप्रदाय का अनुयायी था। तो इतना आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन की जानकारी दे। मौर्य प्रशासन, देखिए मौर्य प्रशासन सुव्यवस्थित था। मौर्य मगध साम्राज्य के सबसे महान वंशों में से एक था, ठीक है ना। मौर्य संस्थापक की बात करें, मौर्य शासन संस्थापक के तो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। एक्चुअली मौर्य की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी। मौर्य की राजधानी कहाँ थी, मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र थी। और मौर्य में सबसे महान शासक था कौन, अशोक। अशोक ने भारत के ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों को जीता, बहुत सारे महाजनपदों को जीता और मिलाया, इसमें मौर्य में मिलाया, ठीक है ना। तो इतना आप लिख सकते हैं। अगला जो टॉपिक है ना, अगला जो भी चैप्टर है, जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर से क्वेश्चन है, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पीछे भी हम एक चैप्टर का विस्तार से चर्चा की है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर चर्चा की है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस पर। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है महाजनपद से आप क्या समझते हैं। महाजनपद, देखिए बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से यह जानकारी मिलती है कि महाजनपदों की संख्या 16 थी, ठीक है। महाजनपदों की संख्या 16 थी, जिसमें मगध था, कंधार था, वल्ली थी, अंग था, ऐसे बहुत सारा 16 गो लगभग थी, ठीक है ना। 16 गो थी। इसमें सबसे बड़ा कोई था ना तो मगध था,
ठीक है ना, मगध था। इसके अलावा जो गंधार था वो पाकिस्तान क्षेत्र में था, और गंधार की राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला थी। मगध की राजधानी की बात करें तो मगध की राजधानी थी कहाँ, राजगृह या ग्रीवरज, आधुनिक नाम उसका क्या हो गया, राजगीर हो गया है। ठीक है, तो मगध, मगध तो इसमें अगर आपसे पूछे तो ये हो जाएगा मगध महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 16 थी, और इसमें मगध का उल्लेख थोड़ा बहुत कर सकते हैं, कंधार कर लो, है ना, अंग था, तो मुख्य मुख्य है उसको उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के बारे में आप क्या जानते हैं। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को जानते हैं। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक शासक था, है ना। वह बहुत ही, इसका जो तुलना है ना नेपोलियन से किया, इसको बोलते थे भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे विजय अभियानों को चलाया था और बहुत सारे क्षेत्रों को जीता था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, अपना जो मूर्ति, अपना जो फोटो था सिक्का पे बीणा बजाते हुए जारी किया था, यानी बीणा बजाने में निपुण था। ठीक है, तो इस सब बात आप लिख सकते हैं। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, बीणा बजाते हुए सिक्का जारी किया था। ठीक है ना, एक प्रतापी शासक भी था गुप्त वंश के। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज के बारे में लिखे। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज जो था ना वो सेल्कस निकेटर का राजदूत था, यूनान से आया था। कहाँ से आया था, यूनान से आया था। सेल्कस निकेटर का राजदूत था, और इंडिया जो था ना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। और यहाँ आके उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है एंडिका। एंडिका में मौर्यकालीन उल्लेख करता है, मौर्य काल से संबंधित बहुत सारे बातों को लिखता है। तो इतना आप लिख सकते हैं। और विस्तार से अगर बात करें इसमें थोड़ा सा और, तो एक्चुअली जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना और सेल्कस निकेटर के बीच एक युद्ध हुआ, ठीक है ना। उसके बाद सेल्कस निकेटर इसको राजदूत बना के किसको, मेगास्थनीज को भारत भेजे थे। ठीक है, तो इतना आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि चंद्रगुप्त के उपलब्धियों का संक्षिप्त में वितरण दे। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना मौर्य वंश के संस्थापक थे, और इनके गुरु थे चाणक्य या कौटिल्य कह सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद या धनानंद, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराया और मौर्य वंश की स्थापना की। किसने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। इसके साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सेल्कस निकेटर था, यूनान का शासक था, उसके साथ एक युद्ध हुआ। लेकिन युद्ध से पहले एक संधि हुई कि अगर तुम हरा देते हो सेल्कस निकेटर को तो उसकी बेटी से विवाह, उसकी बेटी का नाम था कर्नेलिया, उसकी बेटी से विवाह होगा और 4 प्रांत, ठीक है ना, 4 प्रांत मिलेगा आपको, जिसमें काबुल, कंधार, मकरान और हेरात, काबुल, कंधार, मकरान और हेरात मिलेगा। इसमें क्या होगा कि इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करता है, सेल्कस निकेटर को हरा देता है और उसकी बेटी कर्नेलिया से विवाह कर लेता है, और 4 प्रांत काबुल, कंधार, मकरान और हेरात दहेज में ले लेता है। सुने हैं ना, बिहारी दहेज लेने में बहुत तेज होते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज ही, अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य दहेज लिए 4 प्रांत, अभी 2 देश बसल है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, दहेज की जमीन पर, समझ रहे हैं ना। तो यही चीज है, तो बस दहेज लेने में जो है ना बहुत आगे है बिहार शुरू से ही, क्योंकि हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए थे, 4 प्रांत ले लिए थे, बेटी से बियाह किए थे और 4 प्रांत दहेज में लिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। कनिष्क कुषाण शासक था, कुशल कुषाण शासक था। वह 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और उसी समय शक संवत की शुरुआत किया। 78 ईस्वी में गद्दी पे बैठा और उसी समय क्या किया, शक संवत की शुरुआत किया। ठीक है ना। इसके समय एक बौद्ध संगीति हुआ था, चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है ना। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। ठीक है ना। कनिष्क जो था ना महायान संप्रदाय का अनुयायी था। तो इतना आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन की जानकारी दे। मौर्य प्रशासन, देखिए मौर्य प्रशासन सुव्यवस्थित था। मौर्य मगध साम्राज्य के सबसे महान वंशों में से एक था। ठीक है ना। मौर्य संस्थापक की बात करें, मौर्य शासन संस्थापक के तो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। एक्चुअली मौर्य की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी। मौर्य की राजधानी कहाँ थी, मौर्य की राजधानी थी
पाटलिपुत्र थी। और मौर्य में सबसे महान शासक था कौन? अशोक। अशोक ने भारत के ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों को जीता, बहुत सारे महाजनपदों को जीता और मिलाया, किसमें? मौर्य में मिलाया। ठीक है ना, तो इतना आप लिख सकते हैं। अगला जो टॉपिक है ना, अगला जो भी चैप्टर है, जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर से क्वेश्चन है, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पीछे भी हम एक चैप्टर का विस्तार से चर्चा किए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर चर्चा किए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस पर। धन्यवाद।